हाँ जी। If a line is parallel to one side of a triangle, If a line is drawn, parallel to one side of a triangle, if a line is drawn parallel to one side of triangle, हाँ जी, then they intersect the other two sides in distinct points. then they intersect, The other two sides in distinct points. then they intersect other two sides, other two sides at distinct points In the same and divided in the same way and divided in the same way. divide them, Divide the two points. divide them in the same ratio. स्टेटमेंट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आप चाहे तो अपनी एक किताब से भी इसको देख के आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब समझ लेते हैं पहले क्या लिखा हुआ है इसमें। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, अगर एक ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल है आपके पास, पहले थ्योरम को समझ लीजिए, अपने दिमाग में उतारिए पहले इसको, हिंदी में इंग्लिश में जिसमें उतारने उतारिए, लेकिन स्टेटमेंट को समझिए क्या। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, अगर आप इस ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि इंटरसेक्ट करेगी बाकी की दो साइड को एट डिस्टिंक्ट, मतलब अगर आप किसी भी एक ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो, मान लो मैं बीसी के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, कर दी पैरेलल, पैरेलल ही है ना इसके साथ, ये पैरेलल है, तो ये बाकी की जो दो साइडें बची हैं उनको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर काटेगी। डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है? अलग अलग पॉइंट पर काटेगी। तो भाई ऑब्वियस बात है, अलग अलग पॉइंट पे काट भी करेंगे। ये क्या आपके पास डी और ई पॉइंटों पर काट रही। अगर आप किसी ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो वो बाकी की जो दो साइडें बच गई हैं उनको अलग अलग पॉइंटों पर काटती है और डिवाइड कर देती है उनको सेम रेशियो में। यही वाली लाइन इन दोनों साइडों को बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी, रेशियो बराबर कर देगी। मैंने ये नहीं कहा कि एडी एई के इक्वल हो जाएगा, पर इनके रेशियो इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनके रेशियो इक्वल, मतलब एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन में ईसी। मेरी बात समझ में आई? मनीष क्या बोला है मैंने, बताइए। अगर एक ट्राइंगल में किसी भी साइड के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो बाकी की बची हुई दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पर काटेगी और बराबर रेशियो में बांटेगी। ये है स्टेटमेंट। बोलो। अगर मतलब ट्रायंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे तो वे दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पर काटेगी और उसको बराबर रेशियो में बांट देगी। समझ में आ रहा है ना क्या चीज है? आइए इंग्लिश वाली थ्योरम एक बार एक इंग्लिश की स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, मतलब समझ में आया आपको? एक ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हो, then they intersect the other sides, other two sides at distinct point। इसका मतलब बता दो कोई मेरे को, कहाँ पर? then अरे एक लिख लो यार, मैं बोला ना स्टेटमेंट में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसको देख लेना। then it intersect other two side at distinct points, अलग अलग पॉइंटों पर काटेगी and divide them, और उनको सेम रेशियो में बांट देगी। समझ में आया? काव्य थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या चीज मैं कह रहा हूँ? हाँ भाई सुमित, ठीक है? यस सर। भाई इंस्टा छोड़ दो थोड़े दिनों के लिए, कोई बात नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ओके, तो आपको ये स्टेटमेंट पहले अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी। स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है? अच्छा जी,
अगर मैं इसका गिवन लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? गिवन बताना मेरे को, गिवन क्या होगा इसका? AD upon BD AD अपॉन में DB। D पैरेलल B। तो अपॉन क्यों बोल रहा है? कौन अपॉन बोल रहा था? मेरे भैया कौन बोली नहीं बोलिए। बालक बोल रहे अपॉन बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। बालक यहाँ कल को बैठ के यहाँ भीख मांगते रहेंगे, तू बैठ जा साइड में। बालक मांग रहे मैं मांग लूंगा। और भैया यू नंगे बालक डोल रहे हैं, तू भी आ जाएगा। बालक डोल रहे मैं भी डोल लूं, यही सोच है तुम्हारी, और क्या सोच है? बालक गलत बोल रहे मैं भी गलत बोल देता हूँ। दिमाग तो लगाना ही नहीं है खुद का। हाँ भाई, गिवन है कि लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो बराबर रेशियो में बटेगा। तो गिवन क्या बात है इसमें? लाइनें पैरेलल है, क्योंकि लाइनें अगर पैरेलल होंगी तो रेशियो बराबर होंगे। अगर लाइनें पैरेलल नहीं है तो रेशियो बराबर नहीं होंगे। मतलब मान लो अगर ये डीबी लाइन अगर ऐसी की जगह अगर मैं ऐसी बना देता तो फिर आपका एडी अपॉन में डीबी इक्वल ना होता ए जो भी आपके पास, ठीक है, ई है, ए ई अपॉन ई सी। तो लाइनों का पैरेलल होना पहले जरूरी है। तो मेरे को ये चीज प्रूफ करनी है, तो भाई पहले मुझे लाइनें पैरेलल बोलनी पड़ेंगी ना। तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा? कि डी ई पैरेलल है बी सी के। ठीक है प्रिंस, जितना दौड़ भाग पे ध्यान है उतना थोड़ा सा काम पे भी ध्यान रखो, बुरा नहीं लगेगा आपको, और ना अपने काम को जस्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। आइए एक ट्रायंगल बना देते हैं, थोड़ा सा वियर्ड ट्रायंगल बन गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है अभिषेक? थैंक यू, गुड। आपकी किताब में यहाँ पर ABC लिखा है ना, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है, और जो पैरेलल लाइन बनाई है वो DE है ना। मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना रहा हूँ, और इस पैरेलल लाइन का नाम क्या दे रहा हूँ? DE। वो बात की बात है, एक मिनट। तो ABC आपके पास एक ट्रायंगल है और DE एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के। ये गिवन है आपको, तो यहाँ गिवन में लिख देते हैं इस बात को। DE पैरेलल है BC, ठीक है, ये पहली बात है जो गिवन है। अच्छा जी, यार टू प्रूफ तो बताओ, टू प्रूफ करना क्या है? आपने रेशियो इक्वल दिखाना है ना, तो मतलब आपको क्या करवाना है? AD अपॉन में DB इक्वल करवाना है, ठीक है। एक गिवन और टू प्रूफ लिखना है आपको, स्टेटमेंट लिखनी है इससे पहले। अब एक चीज और ध्यान रखो, मैं आपको टोटल 4 थ्योरम करवाऊंगा। पहली BPT है, दूसरी में एक बार और एरिया ऑफ ट्रायंगल करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको PGT करवाऊंगा, और फिर मैं आपको कन्वर्स ऑफ PGT करवाऊंगा। एक साथ करवाऊंगा ये थ्योरम्स। जैसे आज ये करवा दूंगा, कल एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल करवा दूंगा, और उसके बाद उसके साथ ही मैं PGT भी करवा दूंगा। प्लान यही है मेरा, प्लान यही होगा कि चारों थ्योरम करनी है आपको विद इन 1 आवर। चारों आएंगी, चारों करनी है तुझे, कोई तकलीफ है? अच्छा पढ़ाई कर, इधर ध्यान दीजिए भाई। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो ये थ्योरम्स हैं तो इनके प्रूफ आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम D से AE के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से शुरू होती है और अपोजिट साइड पे मिड पॉइंट नहीं है, वो मीडियन होती है, जो 90 डिग्री क्रिएट करती है। क्या कहलाती है? मीडियन नहीं कहलाती भैया, मीडियन मिड पॉइंट पे टच होता है। जो 90 डिग्री बनाती है दैट इज परपेंडिकुलर और दैट इज हाइट। तो हम D से AE के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, समझ में आया? भाई भाई तुम्हें तो आती है, इन बच्चों को नहीं आती है, तो तुम ये चाहते हो कि ये ना सीख पाए, तो फिर शांत रहो ना यार, सीख लो ना फिर। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट क्या दिया? एम, एम पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से ई से भी हम एक लाइन परपेंडिकुलर बना रहे हैं, एंड दिस इज एन। उसके बाद डी से सी को आपने ज्वाइन भी करना है, और बी से ई को भी क्या करना है? ज्वाइन। किसी को कंस्ट्रक्शन में कोई इश्यू है तो बताओ भाई मेरे को। आइए कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, 4 कंस्ट्रक्शन हुए हैं, ध्यान रखना इस वक्त। तो सबसे पहले हमने एक ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किसके ऊपर? ए बी के ऊपर। ए डी के ऊपर भी लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ड्रॉ पी एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, सही है। दूसरा ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अच्छा जी, तीसरा ज्वाइन डी से सी को ज्वाइन किया ना, बी से सी को ज्वाइन नहीं किया, डी से सी को ज्वाइन किया, बी से ई, हाँ चलो, ज्वाइन बी टू ई भी लिख सकते हो आप। एंड चौथा ज्वाइन डी टू। ठीक है, हो गया, ये प्रूफ स्टार्ट कर दे। देखो सबसे पहली बात, मैं आपको प्रूफ का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, उसका क्या है, हम क्या करने वाले हैं। हमें ये ट्राइंगल्स पता है, इस तरीके से हमारा डायग्राम कुछ, ठीक है। हमने एक ऐसा डायग्राम बनाया है, यहाँ पे डी से ई है, दिस इज ए बी और सी। हमने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इससे इसको ज्वाइन कर दिया, और इधर परपेंडिकुलर बना दिया, और इधर भी एक परपेंडिकुलर बना दिया। इधर हमने एम दिया, इधर हमने एन दिया, परपेंडिकुलर नहीं है। याद करिए, मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया निकालने का तरीका बताया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ब्लूप्रिंट है, ठीक से सुनो ताकि आपको क्वेश्चन समझ, ताकि प्रूफ समझ में आ जाए। भाई यहाँ पर ये ए है, ये डी है, और ये ई है, यहाँ पे एन है, और यहाँ पर एम है। मुझे एक बात बताओ, ये अगर मैं डीसी को बेस मानता हूँ तो मेरा हाइट यहाँ से होना चाहिए ना, और यहाँ से तो कोई हाइट है ही नहीं, मुझे हाइट परपेंडिकुलर यहाँ से दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं एरिया ऑफ एडी निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। लेकिन मैं जो बेस मानूंगा वो एक बार तो एडी को बेस मानूंगा। अगर मैं एडी को बेस मानता हूं तो मुझे बताओ मेरी हाइट क्या हो जाएगी? एन ई या फिर ई एन, अल्फाबेटिकली लिखेंगे हम हमेशा, मतलब जो अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। ई और एन में पहले कौन आता है? तो ई पहले लिखेंगे, ऐसा। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस कितनी लिखूं? एडी, और हाइट क्या लिखूं? ई एन। अभी अभी बोला अल्फाबेटिकली लिखेंगे, अभी अभी बोला है मैंने, जस्ट अभी अभी बोला अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अब वो फर्क नहीं पड़ता, बट बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। मान लो कहीं ई एन लिखा हुआ है और नीचे एन ई लिखा हुआ है, अब बहुत बच्चे बोलेंगे कटेंगे ही नहीं। आप तो बोल रहे हो, अरे बहुत धुरंधर है यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार तो ये हो गया, और एक बार हम क्या करेंगे, ए ई को बेस मानेंगे, और डी एम हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। तो हम दोबारा निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितनी है? ए ई, और हाइट कितनी है? डी एन। ठीक है, तो मेरे को इसी ऊपर वाले ट्राइंगल का ही एरिया निकालना है दो बार, एक बार एडी को बेस मानते हुए, एक बार ए ई को बेस मानते हुए। ध्यान रहेगा कि नहीं? अरे ठीक है आशिक, ओके। अच्छा जी, अब उसके बाद फिर हम इस वाले ट्राइंगल का एरिया भी निकालेंगे, बी डी ई। क्या निकालेंगे हम लोग? बी डी ई। अच्छा ये मुझे एक बात बताओ,
अगर BD को मैं बेस मानता हूं तो इसकी हाइट आनी चाहिए E से ना। अब E से परपेंडिकुलर अंदर तो बनेगा नहीं क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। देखो सुनो मेरी बात, मान लीजिए आपके पास ट्रायंगल अगर ऐसा होता, ठीक है, और अगर मुझे इससे हाइट इससे परपेंडिकुलर बनाना है इस पर, तो क्या अंदर बनेगा क्या? अंदर नहीं बन सकता क्योंकि अंदर अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा उस पर। तो आप क्या करते हैं, इसको बाहर बना देते हैं और इसको एक्सटेंड करवा देते हैं। तो हम इसको हाइट मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, बेस। इसे भी यहां तक बेस नहीं मानते, यही बेस होती है और हाइट ही होती है, ठीक है। इसी तरीके से मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल में आपका ये लेटा हुआ ट्रायंगल है, DE को सॉरी DB को बेस मानो, तो आपका हाइट कहां से आएगा, E से आएगा ना। अब E से अंदर तो बनेगा नहीं, तो भाई लेकिन ये E से परपेंडिकुलर बना तो हुआ है और ये इसकी एक्सटेंडेड साइड भी तो बना हुआ है, तो EN को मैं क्या मान सकता हूँ, हाइट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मनीष सच बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाइट कैसे मान ले? देखो भाई मुझे एक बात बताओ, आपका ट्रायंगल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इससे हाइट बनानी है, अगर मैं अंदर की तरफ बनाता हूं तो ये 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ये 90 डिग्री थोड़ी है। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी हाइट तो इसी साइड पे गिरेगी, ये बात तो तय है। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड को एक्सटेंड करवा दूंगा और इससे 90 डिग्री इसके ऊपर, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी हाइट हो जाएगी और ये क्या रहेगी मेरी। बाबू अगर पूरा बेस मान लोगे तो आपका ट्रायंगल बदल गया, अब आपने ट्रायंगल बदल दिया है। अब ट्रायंगल ये हो गया, जबकि ट्रायंगल तो सिर्फ इतना ही था, इसी का तो एरिया निकालना था। आपने पूरा ट्रायंगल बदल दिया इसके लिए। हाइट तो उतनी ही है, चिंता मत करो। मतलब अगर मैं इसको इस तरीके से यहाँ से लेके आ जाऊँ और यहाँ से गिराऊं तो देख ट्रायंगल की हाइट ही तो चल रही है। आप बेस को अगर एक्सटेंड कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको बेस ले लोगे पूरे को, ये तो बेस इतना ही रहेगा। क्यों नहीं लेंगे इसको, क्योंकि अगर आपने इसकी ले ली तो आपकी बेस की लेंथ बड़ी हो गई ज्यादा, तो आपका ट्रायंगल बदल ही गया, कुछ और ही एरिया आ गया, इसलिए नहीं लेते। अब भाई मनीष ठीक है, अब इधर थोड़ा सा एक बार और फोकस करो मनीष। भाई पूछने के टाइम आप पूछा करो बिंदास, एक छोटी सी चीज भी समझ में नहीं आती तो पूछो, उसी चीज के पैसे ले रहा हूं मैं। डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत तब है जब आप काम नहीं करोगे तो डरो, लेकिन पूछने के टाइम पूछो। भाई ये है ट्रायंगल मेरा, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल पक्का 90 से ज्यादा का है। तो अगर मैं इस साइड से अगर हाइट बनाता हूं तो अंदर की तरफ नहीं बना सकता क्योंकि एंगल मेरा और बड़ा हो जाएगा, मतलब 90 नहीं बनेगा। मेन बात है वो क्या नहीं बनेगा, 90। तो मैंने क्या किया, मेरी ये BD साइड को मैंने एक्सटेंड करवा दिया थोड़ा सा ए तक, और मेरा ये EN तो वैसे ही परपेंडिकुलर ही बना रहा था इस पे, तो EN ही मेरी क्या मान ली जाएगी, इस वाले ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए। बाबू बी को बेस मानोगे तो यहाँ पर हाइट यहाँ बनेगी, कहाँ है, कंस्ट्रक्शन करो फिर। भाई मेरे को ऑल्टीट्यूड में जानबूझ के इस लेन को ले रहा हूँ क्योंकि वो कट जाएंगे रेशियोज में। अगर मैंने इसको रेशियो ले लिया, अगर मैंने इसको हाइट ले ली तो फिर काटोगे किससे इसको? अगर ED को लेंगे तो DM ED को अगर बेस लोगे तो अब वो DM की साइड हो जाएगी। ED अगर बेस है तो इसकी हाइट कहाँ से आएगी, B से आएगी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो B से हाइट आएगी परपेंडिकुलर, फिर यहाँ फिर ये ऐसे एक्सटेंड होके फिर यहाँ कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनाना है इसलिए ले रहे। ओके, तो अगर मैं BD को बेस मानता हूँ, BD ट्रायंगल लेता हूँ और BD को बेस मानता हूँ, तो EN मेरी क्या काउंट करी जाएगी, हाइट। परपेंडिकुलर काउंट किया जाएगा, हाइट काउंट करी जाएगी, ऑल्टीट्यूड काउंट किया जाएगा। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के ले लूं, मान लो इस वाले ट्रायंगल DEC,
कौन सा ट्राइंगल? तो अगर मैं ईसी को बेस मानता हूं तो मेरी डी एम क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना, ये भी तो एक्सटेंडेड साइड ही है इसकी। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे को एडीई ट्राइंगल का 2 बार एरिया निकालना है। अब ठीक से सुनो ब्लूप्रिंट को। मेरे को एडीई ट्राइंगल का 2 बार एरिया निकालना है, एक बार एडी को बेस मानते हुए, एक बार एई को बेस मानते हुए। मेरी बात समझ आई? फिर मुझे ये नीचे जो 2 ट्राइंगल चिपके हुए हैं बीडीई और डीईसी, इनका भी एरिया निकालना है। एक बार बीडी को बेस मानते हुए और एक बार ईसी को बेस मानते हुए। बात समझ में आ रही है? ये चारों ट्राइंगल के जब एरिया निकल जाएंगे फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है इसका। मेरी बात क्लियर है? आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं और इन चारों का एरिया निकालते हैं। ठीक है, ये पहला चेक पॉइंट है जहां तक आपको पहुंचना है। स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADE, सही है? अच्छा जी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू हाफ इनटू बेस कितनी है? AD को बेस मान रहे हो पहले? चलो ठीक है, AD बेस है, हाइट क्या हो जाएगी? अरे बोलो, बोला करो, खो जाओगे वरना। EN, और यहाँ पे रीजन लिख देना इस बात को कि भाई AD को आपने क्या माना है? AD इज बेस एंड EN इज हाइट। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं, काम आएगा इसका। चारों ट्राइंगलों की जो एरिया निकलेंगे उन चारों को हम इक्वेशन देंगे क्योंकि उनका यूज होने वाला है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद इसी में हम दूसरे तरीके से भी तो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE हाफ इनटू AE। ठीक है, अच्छा अगर आप इसे इक्वेशन 1 ना भी दें तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं, मत दो। इसका देखना मैं लास्ट में कंपेयर करके निकाल दूंगा। तो एरिया ऑफ AD इक्वल टू में, हाँ भाई बेस कितनी है? AE है बेस, और हाइट कितनी है? DM। यहाँ पे लिखना पड़ेगा AE इज बेस एंड DM इज हाइट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद नीचे वाला ट्राइंगल भी तो निकालना है BD, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल BDE में आ गए हम लोग। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू हाफ इनटू बेस कितनी है? अल्फाबेटिकली लिखें, ठीक है, और EN इज हाइट कंसिडर। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि BD क्या है? बेस है एंड EN इज ट्रायंगल D, और इसे इक्वेशन तो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इन ट्रायंगल DCE, बहुत बढ़िया, ट्रायंगल DCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE हाफ इनटू CE है और DM CE यहाँ लिख देते हैं CE एंड DM। ठीक है, ओके, कंपेयर मेरी बात रुक जाओ। हाँ, अभी हम वही काम करेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, आप लोग यहाँ तक पहुंच गए, आप ये आपका पहला चेक पॉइंट है, यहाँ तक आपको पहुंचना है, इसमें कुछ भी मिस नहीं करना आपने, कुछ भी लिखने में। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि ये दोनों एरिया इक्वल है। रीजन बता सकते हैं क्यों? ट्रायंगल सेम है भाई। खेत में आप ये मान लीजिए इस तरीके का खेत है, ऐसा समझो। हाँ बाबू, आधे बीघे की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक खेत है, आप एंट्री यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, भाई जगह थोड़ी बदल जाएगी, जगह तो वही है, एरिया तो वही है। ठीक है, किसी भी बेस किसी भी हाइट से देखिए, इस बात को समझो कि ट्राइंगल ADE के दोनों एरिया आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे।
क्योंकि सेम ट्राइंगल है। हाँ, सेम ट्राइंगल के एरिया निकाल रहे हो तो भाई सेम ही तो आएंगे। अच्छा जी भाई, इन ये जो दो नीचे आपने ट्राइंगल निकाले हैं BDE और DCE, इनका एरिया भी सेम है, रीजन बताएंगे? सेम ट्राइंगल नहीं है, पागल हो, सेम ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल है। वेरी गुड, बात कर, बस ठीक है, समझ गए। भाई देखिए, अगर दो पैरेलल लाइनें होती हैं, अगर दो पैरेलल लाइन है और अगर उनके बीच में आपने दो ट्राइंगल बना दिया सेम बेस पे, क्लास 9th की थ्योरम है ये, 9th क्लास पढ़ी आपने? बस फिर चुप रहो। ABC मान लीजिए और यहाँ पे ये, तो ध्यान रखिए, अगर बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस एंड ऑन द सेम बेस दो ट्राइंगल अगर बनाए जाते हैं, दो नहीं, दो से ज्यादा भी बना लो तुम, ये जितने भी बनने वाले ट्राइंगल्स है ना, इन सब का एरिया कैसा होगा? सेम होगा, ध्यान रखना। बस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन बनने चाहिए एंड ऑन द सेम बेस होने चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है भाई, DE को बेस मान के देखो, DE को बेस दोनों के लिए। मुझे एक बात बताइए, ये जो BDE ट्राइंगल है, इसमें अगर मैं DE को बेस मानूं और इस दूसरा वाला एक ट्राइंगल है, कौन सा है? DCE, तो भाई DE बेस हो सकता है ना दोनों का, और DE पैरेलल है ना BC के, तो बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस भी हैं एंड ऑन द सेम बेस भी हैं, तो इन दोनों ट्राइंगलों का एरिया कैसा होगा? सेम होगा ना, सही बात है, आपने यही काम करवाना, आइए करवाते हैं, और विद रीजन, ठीक है? तो आप लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, रीजन सेम ट्राइंगल्स, और इसे आपने इक्वेशन 1 मानना क्योंकि इनका हम यूज करने वाले। अच्छा जी, दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE and triangle DCE, रीजन ट्राइंगल्स, एक मिनट आराम से, ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन सेम बेस on same base and between same parallel ये प्रॉपर्टी है बाबू। जैसे आपने BPT थ्योरम पढ़ी है ना, BPT थ्योरम क्या कहती है? अगर लाइनें पैरेलल हैं किसी ट्राइंगल में किसी एक साइड के, तो वो दो साइडों के बराबर रेशियो में बांट देती है, ये BPT थ्योरम कहती है आपकी। तो इसी तरीके से ये एक थ्योरम थी क्लास 9th में, ये अगर ट्राइंगल सेम बेस पर बनते हैं और बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस बनते हैं, तो उनके एरिया हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी चीज के तहत ही दोनों ट्राइंगलों के एरिया कैसे हैं? इक्वल। मेरी बात समझ में आई? कंसीडर दिस थिंग एज सेकंड इक्वेशन। डिवाइड करिए, डिवाइड करिए फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DC। बात क्लियर है? अच्छा जी, देखो भाई, अब एक चीज समझना है यहाँ पर, ADE की हैं दो वैल्यूज, एक तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू है। अब मेन बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से ADE में कौन सी वाली वैल्यू डालनी है? तो एक बात को ध्यान रखना, EN अगर हाइट है ना, इस वाले की EN हाइट है, तो BDE में EN हाइट है, तो ये दोनों सेम जाएंगे एक साथ। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? भाई ADE की दो वैल्यूज हैं, एक EN हाइट वाली, एक DM हाइट वाली, तो EN हाइट वाली को EN के साथ भेजना। अब देखो BDE ट्राइंगल कहाँ लिख रहा है? यहाँ लिख रहा है ना, तो इस वाले AD को आप लिखोगे EN वाला, और इसमें DM हाइट लिख रही है, तो इस वाले को लिखोगे DM वाला। मेरी बात समझ में आ रही है?
ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि डीएम से डीएम कट जाएगा, ईएन से ईएन कट। अगर वो वहां चला गया दूसरी तरफ तो फिर कटेगा नहीं, फिर मल्टीप्लाई हो जाएगी चीजें, फिर ईएन का स्क्वायर बन जाएगा, फिर आपको जो चाहिए वो मिलेगा नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हैं? तो आइए लिख लेते हैं। हाँ भाई, इस एडी को हम कैसे लिखते हैं? हाफ इंटू एडी इंटू ईएन। तो हाफ इंटू एडी इंटू ईएन अपॉन में हाफ इंटू बीडी इंटू ईएन। मेरी बात समझ में आ रही है? सच बताइए। ओके, हाफ इंटू ए इंटू डी एम और इसका हाफ इंटू डी ई इंटू हाफ से हाफ कट जाएगा, ईएन से ईएन हट जाएगा, हाफ से हाफ गया, डीएम से डीएम गया, हमारे पास आ जाएगा एडी। यार भाई इस गधे ने कुछ गलत लिखवा दिया। हाँ गलत लिखवा दिया। चुप रह तू। डी ई नहीं है, सी ई है, ई सी है, सी ई है। दीपक शांत रहिए, शांत रहे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एडी अपॉन में बीडी इक्वल टू, और यही बात आपने लानी है। देख लो आप चाहो तो, एडी अपॉन में बीडी इक्वल टू ए अपॉन सीई। तो ये देख लेते हैं, एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में सीई ईसी। बात एक, ये बात क्लियर हुई आपको? बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप जा सकते हैं मुझे, ठीक है? समझ में आया? तो आपको ये बीपीटी थ्योरम वापस करके लानी है 2 टाइम्स, रफ कॉपी में 2 टाइम्स। हाँ जी, 2 बार करके लानी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि लास्ट पेज पे होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि बीच में से आप कहीं दिखा दो मुझे, वो नहीं चलेगा। ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।